Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Here is your English teacher Amir Bashir, and today we are going to discuss distinguishing between relevant and irrelevant information according to purpose for reading. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे कि रेलिवेंट और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन को रीडिंग में अपने पर्पस के तहत किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, कि कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए रेलिवेंट होती है और कौन सी इंफॉर्मेशन इररेलिवेंट होती है। सबसे पहले डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट if it contributes to understanding a situation or topic. To put it another way, information may be clearly connected to a situation or topic is called relevant information. Information उस वक्त हमारे लिए relevant होती है जब ये हमें हेल्प आउट करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में किसी भी सिचुएशन के अंदर या फिर टॉपिक से रिलेटेड जिसे हम लोग रीड आउट कर रहे होते हैं। अगर तो ये हमारी हेल्प करेगी उस चीज़ को समझने में, उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को, उस आर्टिकल को, उस ऐसे को, उस शॉर्ट स्टोरी को जिसे हम पढ़ रहे हैं, अगर तो ये कंट्रीब्यूट करेगी तो तब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी। टू पुट इट अनदर वे, अगर हम इसे किसी और तरह से देखें, दूसरे तरह से देखें, इंफॉर्मेशन मे बी क्लियरली कनेक्टेड टू अ सिचुएशन और टॉपिक इज कॉल्ड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जब क्लियरली उस टॉपिक या उस सिचुएशन के साथ उसका ताल्लुक होगा, कनेक्टेड होगी वो, तब भी हम उसे कहेंगे कि ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, यस इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग एन ऐसे ऑन मॉर्निंग वॉक, अगर आप लोग एक ऐसे लिखना चाह रहे हैं या एक ऐसे को रीड आउट करना चाह रहे हैं जिसका जो टॉपिक है वो मॉर्निंग वॉक है, एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रीनरी, फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एट्सेट्रा, और आप उसके अंदर क्या लिखते हैं या क्या पढ़ते हैं, उसमें आप देखते हैं कि ग्रीनरी का जिक्र हो रहा है, ताज़ा हवा का जिक्र हो रहा है, खूबसूरत फूलों का जिक्र हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट डिस्कशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी रेलिवेंट डिस्कशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इट इज़ रिलेटिंग द डिस्कशन विद टॉपिक, क्योंकि मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड ही ये बातें हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन उस वक्त रेलिवेंट होती है जब ये कंट्रीब्यूट कर रही होती है, हेल्प आउट कर रही होती है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी टॉपिक को समझने में, या फिर ये कनेक्टेड होती है जो भी एक स्केच चल रहा होता है, जो इंटरवल्स होते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर। रियल लाइफ से इसकी ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्रामा सीरियल्स, हम लोग क्या देखते हैं कि एक पूरा तसलसल चल रहा होता है, एक पूरा लिंक होता है। कभी भी उस स्टोरी की हमें समझ नहीं आएगी जिसमें रब्त ना हो, जिसमें तसलसल ना हो। तो किसी भी स्टोरी या ड्रामा जब भी हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो राइटर होता है, जिसने ये ड्रामा या मूवी जिसने राइट की होती है, वो जो उसका प्लॉट होता है उसको एक तरतीब देता है, और जब वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं और विजुअलाइज हम लोग करते हैं तो एक पूरा सिस्टम, मैकेनिज़्म उसके पीछे काम कर रहा होता है। इसीलिए हमें वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और हम लोग उसे देखना पसंद करते हैं। तो ये होती है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज अ फैक्ट or remark as irrelevant, you mean that it is not connected with what you are discussing or dealing with. अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फैक्ट हो गया, कोई हकीकत हो गई, और आप उसे इररेलिवेंट कहते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा
इसका ये मतलब होगा कि जिस चीज़ के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाबी लैंग्वेज इन इंग्लिश लेक्चर देन इट इज़ कॉल्ड इररेलेवेंट बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू इंग्लिश। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश की क्लास में अगर आप लोग पंजाबी में डिस्कशन शुरू कर दें तो आपको क्या कहा जाएगा कि यू आर टॉकिंग इररेलेवेंट। आप इररेलेवेंट वे के अंदर जा रहे हैं, आप लोग इररेलेवेंट डिस्कशन कर रहे हैं, आपका ये टॉपिक ही नहीं था। तो ये होती है हमारे पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखिए। वंस व्हेन अ लायन वाज asleep, a little mouse began running up and down upon him. Some lions weigh over 500 pounds. This soon weakened the lion, who placed his huge paw upon him and opened his big jaws to swallow him. अब आपने इन 5 लाइन्स में देखें, एक शेर है जो कि सोया हुआ है और एक छोटा सा जो चूहा है वो उसके ऊपर बार बार आ भी रहा है और नीचे भी उतर रहा है। सम लाइन्स वे ओवर 500 पाउंड्स। कुछ जो लाइन्स हैं, कुछ जो शेर हैं, उनका वज़न 500 पाउंड से ज़्यादा है। अब देखें कि बात हो रही थी यहाँ पर चूहे और शेर की, लेकिन इसमें वेट का क्या ताल्लुक। होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो येलो कलर के अंदर आप लोगों को सेकंड लाइन में सम लाइन्स वेट ओवर 500 पाउंड्स ये है, ये हमारे पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्टोरी जो पढ़ रहे थे, जिस एग्जाम्पल को हम देख रहे थे, वो सिर्फ चूहे और शेर के दरमियान थी। तो क्या होता है कि जब चूहा शेर के ऊपर उतर रहा होता है और चढ़ रहा होता है तो उसकी आंख खुल जाती है और वो अपना जो बड़ा सारा पंजा होता है उसके ऊपर रखता है और अपने बड़े सारे जबड़े खोलकर उसे निगल लेता है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लायन एंड अ माउस। अब देखें, व्हाट सेंटेंस इज इररेलेवेंट इन द स्टोरी। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो इररेलेवेंट है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। सम लायन्स वेट ओवर 500 पाउंड्स। वाई, क्यों? इट इज़ नॉट क्लोजली कनेक्टेड टू द रिलेशनशिप ऑफ द लायन एंड द माउस। दरअसल जो ये स्टोरी थी ये तो लायन और माउस के दरमियान थी, तो शेरों के वज़न का क्या ताल्लुक इसमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई। अब एक और हमारे पास आर्टिकल है जिसे हम देखते हैं, जो कि आप लोगों की रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से ये दिया गया है। द एज ऑफ द रोबोट। पी साइलेंट होता है इसमें, रोबोट पढ़ते हैं हम। द एज ऑफ द रोबोट। साइंस फिक्शन इज फुल ऑफ स्टोरीज अबाउट रोबोट्स, मशीन्स that behave like human beings and often look like them. Will human robots always be inventions of the imagination, or one day will they be real? What do you think? अब देखें, जो साइंस फिक्शन पर मुश्तमिल जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, जितनी भी मूवीज़ होती हैं, उनमें हमें रोबोट्स को ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये इंसानों की तरह काम करते हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या आने वाले जो ईयर्स होंगे उनमें क्या इमेजिनेशन में जो आज चीज़ें हम तस्वुर कर रहे हैं, क्या ये रियल में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, इसको रीड आउट करने से पहले ना, द एज ऑफ द रोबोट, आप लोगों को चंद एक बातें बताना यहाँ पर ज़रूरी हैं। और वो ये बातें हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। जब आप लोगों के सामने ये पिक्चर आई है,
ये जो आर्टिकल आप लोगों के सामने शो हो रहा है, क्या आइडिया आया फर्स्ट? हैव यू रेड स्टोरीज और सीन फिल्म्स अबाउट रोबोट? क्या आपने कभी रोबोट्स के बारे में पढ़ा है या कोई मूवीज़ ऐसी देखी हैं जिसमें रोबोट्स का ताल्लुक हो, रोबोट्स के बारे में बताया गया हो? इफ़ सो, व्हाट डिड द रोबोट्स लुक लाइक? अगर ऐसा है तो क्या लगता है आपको, क्या आपके इमेजिनेशन में आ रहा है इस टाइम कि रोबोट्स किस तरह के होते हैं, किस तरह के लगते हैं? व्हाट वाज देयर रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स? और इनका क्या ताल्लुक है ह्यूमन बींग्स के साथ, इंसानों के साथ इनका क्या ताल्लुक है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दे कुड डू? और कौन से ऐसे काम हैं जो आप लोगों को लगता है कि ये रोबोट्स कर सकते हैं? वर द रोबोट्स गुड और इवल? क्या लगता है आपको, क्या ये जो रोबोट्स होते हैं क्या ये अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? इन पॉइंट्स को आप लोगों ने पहले अपने माइंड में रखना है। किसी भी रिटन टेक्स्ट को जब भी हम लोग रीडिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत अहमियत का हामिल होता है। जिस तरह हम लोगों ने इन्फ्रेंसिंग में देखा था कि हमारे पास प्रीवियस नॉलेज हमें हमेशा हेल्प आउट करता है, सेम यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैं अराइज कर रहा हूँ ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा पहले। देयर आर लॉट्स ऑफ रोबोट्स यूज्ड नाउ अडेज, वेयर वुड यू फाइंड दैम? व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स डू दे डू? देखिए आजकल अगर हम नज़र दौड़ाएं तो अक्सर रेस्टोरेंट्स पर, बिग सिटीज़ में ये जो रोबोट्स हैं ये काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पर आप लोगों के लिए ये खाना पेश कर रहे हैं, बाकी जो आप लोगों के काम हैं वो भी कर रहे हैं। तो आप लोग इन्हें कहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ से आपको आपको पता चलेगा कि रोबोट्स कहाँ पर मौजूद हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स डू दे डू? किस किस्म की जॉब ये कर सकते हैं, कितनी इनके अंदर सलाहियत होती है? अब जब भी ये आप लोगों ने पहले सोचना है इसको पढ़ने से पहले, जो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने राइज किए हैं कि क्या आपने पहले कभी स्टोरीज़ या मूवीज़ जो रोबोट्स से रिलेटेड हों क्या आप लोगों ने पहले देखी हैं? अगर देखी हैं तो आपको रोबोट्स का जो इमेजिनेशन है, जो आपके माइंड में रोबोट्स की पिक्चर्स आ रही होंगी, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आया कि ये गुड होते हैं, ईवल होते हैं, कितने इंसानों के ये काम कर सकते हैं, क्या आने वाले टाइम में ये इंसानों की जगह ले पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होनी चाहिए। अच्छा, अब इस पैसेज को, ये जितने भी पैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं, इमेजिन अ मॉर्निंग नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये वाला एज ही ईट्स, ये नेक्स्ट आगे भी मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर देता हूँ कि जो नेक्स्ट हमारे पास पेज है, ये पेज ये एक पूरा आर्टिकल है। अब आप लोग क्या करेंगे कि नाउ सर्वे द पैसेज इन द यूजुअल वे बाय लुकिंग एट द टाइटल। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि टाइटल को आप लोग देखिए, द एज ऑफ द रोबोट। पिक्चर को देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स को देखिए। जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसमें क्या बताया जा रहा है, क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर क्या बताया जाएगा, एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ को आप लोगों ने बहुत ही गौर से पढ़ना है, क्योंकि जब भी राइटर कोई पैराग्राफ स्टार्ट करता है तो वो क्या आगे बताएगा पूरा पैराग्राफ के अंदर, जस्ट विद इन 1 or 2 सेंटेंसेस वो आप लोगों को क्लियर कर देता है कि आगे पूरे पैराग्राफ में क्या बात होने जा रही है। अब जब ओपनिंग सेंटेंसेस को भी आपने देख लिया, टाइटल को भी देख लिया, पिक्चर्स को भी आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, क्लोजिंग पैराग्राफ्स को भी देख लिया और फर्स्ट सेंटेंसेस को भी हर पैराग्राफ के देख लिया, फिर आप लोगों ने क्वेश्चंस को तलाश करने की कोशिश करनी है। वो क्वेश्चन कौन से होंगे? वो ये क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड रोबोट मीन्स? आप लोग क्या सोचते हैं जो वर्ड रोबोट है हमारे पास, इसका क्या मतलब हो सकता है?
जो सेकंड हमारे पास बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन द टाइटल ऑफ द पैसेज ही वर्ड एज मीन्स। एज का क्या मतलब है? क्या द लेंथ ऑफ टाइम अ पर्सन और थिंग हैज़ एग्जिस्टेड? क्या लगता है आपको, एज जो है क्या ये लेंथ ऑफ टाइम है किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की जो कि मौजूद है? बी द ऑपोजिट ऑफ यूथ। देखें, जवानी जो कि एक लिमिट के अंदर एक टाइम पीरियड में आती है और उसके बाद बुढ़ापा जो होता है वो ओवरकम कर लेता है बचपन को, जवानी, और जवानी को बुढ़ापा। तो इस एज का क्या मतलब हो सकता है, ये भी अपने माइंड में रखिए आप लोग। सी अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये जो एज है इससे मुराद ये हो सकता है कि ये जो लेंथी पीरियड ऑफ टाइम है, क्या आप इसका ये मतलब ले सकते हो? नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, विच टू काइंड्स ऑफ रोबोट आर लाइकली टू बी मैंशनड इन द पैसेज। अब आप लोग इन पैसेजेस को गौर से पढ़ें और इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। Which two kinds of robot are likely to be mentioned in the passage? Which of these is likely to be the main topic of the passage? जो दो काइंड्स बताई गई हैं, टाइप्स बताई गई हैं रोबोट की, इस पैसेज के अंदर वो कौन सी हैं और कौन सी जो टाइप है वो टॉपिक सेंटेंस के साथ मैच कर रही है? ये अब आप लोगों ने इन पैराग्राफ्स को रीड आउट करना है और इस क्वेश्चन को के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो होगा, द ओपनिंग पैराग्राफ डिस्क्राइब्स वन मैन स्टार्ट टू एन इमेजिनरी डे। देखें, फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। इमेजिन अ मॉर्निंग नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ on which a man awakens after a long and a safe slumber। इन वर्ड्स को ज़रा गौर से दोबारा पढ़िए। Imagine a morning not many years from now on which a man awakens after a long and safe slumber। क्या अब ये जो ओपनिंग पैराग्राफ है, क्या किसी आदमी के बारे में ये बता रहा है कि कोई इमेजिनरी दिन आ रहा है उसके लिए और वो उसके बारे में सोचना चाह रहा है? What do you think the second paragraph will do? अब ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से आप लोग क्या आइडिया लगाएंगे कि जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा? दरअसल हम लोग स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग करते हुए अब हम रेलिवेंट और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हासिल करने जा रहे हैं। अब जिस तरह हम लोगों ने स्कीमिंग के अंदर कहा था कि हम लोग जस्ट जो मेन हेडिंग्स होती हैं, जो फर्स्ट लाइंस होती हैं किसी भी पैराग्राफ की, जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं, जो इटैलिक्स वर्ड्स होते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, जो चार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और एक जनरल आइडिया कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वो आइडिया हमें मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं कि आया कि जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो कहाँ पर पाई जा रही है, और फिर फर्दर उसको एलेबोरेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए हम लोग इन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। इन्फ्रेंसिंग करने के बाद अब हमने ये देखना है कि ये जो हमने इन्फ्रेंसिंग की है, आया कि ये रेलिवेंट भी है या इररेलिवेंट है। उसके लिए आपका जो प्रीवियस नॉलेज होगा वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। तो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन बन सकता है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 3। कौन सा पैराग्राफ 3 है जी? व्हाट डू यू थिंक? आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 3 मेंशन यूटोपिया। दिस इज एन इमेजिनरी कंट्री। क्या लगता है आपको, इमेजिनरी कंट्री कौन सा हो सकता है? ऐसा कंट्री जो कि जस्ट
किसी भी रीडर या राइटर के माइंड में जनरेट हो जाए, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, उसे हम कहते हैं कि ये इमेजिनेशन है। और जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी बातें की जा रही होती हैं वो इमेजिनेशन से रिलेटेड होती हैं। मैं पढ़ देता हूँ आपको, जी फर्स्ट लाइन आप लोगों के सामने आ रही है। अ डे लाइक दिस वुड मेक मैनी पीपल थिंक दैट दे वर इन यूटोपिया, yet this little excerpt from the life of one man is not as impossible as it might sound. In fact, parts of preceding story are already true for some people. ये जो फर्स्ट लाइन्स है हमारे पास थर्ड पैराग्राफ की, अब यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज किया जा रहा है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ mentions utopia. This is an imaginary country famous in English literature where everything was perfect. What do you think is the connection between utopia and the topic of the passage? आपको क्या लगता है कि ये जो इमेजिनेशन जिसका जिक्र हमारे साथ किया जा रहा है, इसका टॉपिक सेंटेंस के साथ क्या ताल्लुक है? What do you think? दोबारा ज़रा टॉपिक सेंटेंस को देखिए। द एज ऑफ द रोबोट, ये जो एज ऑफ द रोबोट है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये भी एक इमेजिनेशन में हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो फिक्शन पर मुश्तमिल होती हैं, जिनका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हमारे माइंड में, हमारी थिंकिंग में वो चीज़ें बहुत हद तक जा रही होती हैं। और मोस्टली हमें इंडियन मूवीज़ के अंदर नज़र आती है ये चीज़। मिसाल के तौर पर एक जो हीरो होता है, एक एक फायर करके पता नहीं कितने कितने लोगों को उड़ा रहा होता है, और मज़े की बात ये होती है कि सब लोग मिल के भी उसे अकेले को नहीं पकड़ पा रहे होते। तो ये इमेजिनेशन में है, ये मूवीज़ में है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इमेजिनेशन जो होता है ये इंसान को बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर ले जाता है। आप अपने माइंड्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि किस हद तक लिमिट्स, बियॉन्ड लिमिट्स हो जाती हैं ये आपकी थिंकिंग्स जितनी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन राइज हो रहा था कि यूटोपिया जो है इसका क्या ताल्लुक है, जिस इमेजिनेशन के जिक्र किया जा रहा है उसका टॉपिक सेंटेंस जो कि द एज ऑफ द रोबोट है, इसके साथ क्या ताल्लुक है? व्हाट डू यू थिंक? तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट को निकालना है। व्हाट विल प्रोबेबली बी द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ्स 3, 4, 5। अब 3 पैराग्राफ को तो हमने, जो फर्स्ट लाइन थी उसको हमने रीड आउट किया है, जहाँ पे अ डे लाइक दिस वुड मेक, ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 है। ऑफ कोर्स न्यूज़ स्टोरीज अबाउट द जाइंट इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन फैक्ट्रीज, ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 है। द फैक्ट दैट दे विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्री विल बी डिस्कस्ड लेटर, ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 5 है। इन पैराग्राफ्स को पढ़ते हुए आप लोग टॉपिक क्या देंगे इन पैराग्राफ को? अगर फर्दर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 को भी पढ़िए, 4 को भी पढ़िए और 5 को भी पढ़िए, और वहाँ से आप लोग टॉपिक निकालने की कोशिश कीजिए। जो लास्ट इसका क्वेश्चन बेस्ट पॉसिबल है वो ये है हमारे पास, द लास्ट 4 पैराग्राफ्स ऑफ द पैसेज कंपेयर 2 थिंग्स, व्हाट आर दे। अब ये जब आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो सकेगा कि इसमें कौन सी चीज़ों का जिक्र है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग फेमिलियर और अनफेमिलियर जो वर्ड्स होते हैं, रेलिवेंट और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर रीडिंग, आप लोग इसे इस तरह से करते हैं। ये जो आर्टिकल्स, जो शॉर्ट स्टोरीज़, जो भी टेक्स्ट आप लोगों को दिया जाएगा वो इस शक्ल में होगा। तो ये मत सोचिए कि जिस तरह छोटी क्लासों में क्या होता है कि एक पैराग्राफ आप लोगों को उठा के दे दिया जाता है और आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और ये जो क्वेश्चन गिवन बिलो दिए हुए हैं आप इनके आंसर्स लिख दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस लेवल पर आप लोगों को थोड़ा सा अपनी स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको रीडिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को
अपने माइंड्स की जो लिमिट्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ आप लोगों के लिए ठीक हो, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के लिए भी ठीक हो। उसकी जो रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप लोग अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, अपने माइंड लेवल के हिसाब से सोच रहे होते हैं, और जो माइंड के इर्द गिर्द आप लोगों ने एक हद बुनी होती है, एक हद रखी होती है, आप उसी हद में रह के सोचना पसंद करते हैं। लेकिन जब भी किसी दूसरे शख्स के साथ आप लोग डिस्कस करते हैं तब आपको नए आइडियाज़ जो हैं वो मिलते हैं, नई सोच मिलती है, नए रास्ते मिलते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं अपने फेलोज़ के साथ डिस्कस कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, पॉइंट्स बनाइए, आइडियाज़ को कलेक्ट कीजिए, और फिर फर्दर आप लोग जो भी आप लोगों का टॉपिक है वो अपने टीचर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ उनको डिस्कस कीजिए। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज़रूर पूछिए, और हेजिटेशन फ़ील नहीं करनी। हमेशा ये मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि आपका ताल्लुक़ जिस मर्ज़ी सिटी से हो, जहाँ से भी हों आप, मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। अगर किसी भी किस्म की आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।